गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसी से आगे मैटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट अपना चल रहा है, उसी से आगे का मैटर लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखो, पिछली कक्षा में अपने प्रतिरोध, इससे पहले अपने प्रतिरोध भी पढ़ा है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, कार्बन प्रतिरोध का निर्धारण है। देखो, कोई भी सर्किट अपने पास, सर्किट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे अपने घरेलू कोई भी उपकरण है उसमें सर्किट देखें आपने, सर्किट में अलग अलग कलर के 4 पट्टियां होती हैं प्रतिरोध पे, तो उसका निर्धारण कैसे करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं अपने पास और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, उन पे चर्चा करते हैं। अपने पास है जैसे मान लो, देखो, एक तो आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिससे आंतरिक है, बाह्य प्रतिरोध को अपन कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध को इंडिकेट करते हैं किससे? स्मॉल आर से। दूसरा इसके साथ आता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसे इंडिकेट किया जाता है एप्सिलॉन से। कई जगह आपको विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो सुविधा की दृष्टि से एप्सिलॉन ध्यान रखना कि विद्युत वाहक बल वो किससे? एप्सिलॉन से, क्योंकि कैपिटल ई से अपन विद्युत क्षेत्र को भी इंडिकेट करते हैं, तो बेस्ट अपने लिए रहेगा कौन सा? एप्सिलॉन। ठीक है, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और तीसरा अपने पास है टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता जिसे इंडिकेट किससे करते हैं? वी से। देखो, बात वो की वही है, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल दोनों चीजें एक ही हैं। फर्क कितना सा है वो फर्क मैं बताऊंगा। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन के आता है, कई बार पूछ लेता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर लिखिए, तो अंतर के लिए आपको दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, दोनों को डिफाइन कर दोगे, वही क्या होगा? इसके लिए अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आंतरिक प्रतिरोध, पहले इसकी बात करें अपन। इससे पहले आपने पढ़ा है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? कैपिटल आर। क्या था कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोध। तो देखो, है तो ये भी प्रतिरोधी, ये भी कोई ना कोई तो बाधा है। अब किसके कारण है? तो देखो, जैसे मान लो कोई परिपथ की बात करें, जैसे मान लो कि ये परिपथ अपने पास, ठीक है, ये बैटरी हो गई, धारा की डायरेक्शन ये बन जाएगी अपने पास। अब देखो, बाह्य परिपथ में तो ये बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य परिपथ में तो धारा इस अकॉर्डिंग प्रवाहित हो रही है, लेकिन शेल के अंदर धारा की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी माइनस से प्लस की ओर। तो शेल के अंदर भी धारा तो प्रवाहित होगी, तो उस धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा वो किसके कारण होगी? शेल के अंदर अनेक मटेरियल भरे हुए हैं, उन मटेरियल, यानी ऐसा कह सकते हैं कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्यों के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा वो कौन सी कहलाएगी? आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध है वो बाह्य परिपथ में, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध है, और आंतरिक प्रतिरोध है वो कौन सा हो जाएगा? कि विद्युत अपघट्यों के कारण उत्पन्न बाधा हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद बात आती है अपनी विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? जैसे मान लो अपने पास एक सर्किट की बात करें, बैटरी के विभवांतर के लिए लगा दिया इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर, और ये रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है, और ये कोई कुंजी है। ठीक है, अब देखो दोनों डेफिनेशन इसी से क्लियर हो जाएंगी। यदि अपने पास परिपथ ओपन है, प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ नहीं है इसमें, यानी खुला परिपथ है, तो उस समय तो सेल के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है वो क्या कहलाएगी? विद्युत वाहक बल कहलाएगी। और यदि सर्किट बंद हो जाए, यानी बंद परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी।
ठीक है ना, एक खुला परिपथ और एक कौन सा रहेगा, बंद परिपथ। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन अंतर आसानी से कर सकते हो कि खुले परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, और बंद परिपथ, यदि इसे यहां से बंद कर दे तो बंद परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। मैंने पहले कहा है दोनों है सेम, फर्क कितना सा है दोनों में, एक ओपन परिपथ के लिए होता है, एक बंद परिपथ के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन दूसरी डेफिनेशन भी से कह सकते हैं कि कोई एकांक आवेश की बात करें कि कोई एकांक आवेश है, उसे सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर लगवाने के लिए, देखो नाम से प्रतीत हो रहा है विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत को वाहन करने वाला, भेजने वाला वो बल हो गया। यानी एकांक आवेश को, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में चक्कर लगाएगा, यहां से इसको फोर्स मिलेगा, पूरे परिपथ में चक्कर लगाएगा तो सेल इसको जितनी एनर्जी प्रदान करेगा वो एनर्जी भी क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल ही कहलाती है। लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स में कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चक्कर लगवाने के लिए ऊर्जा या किया गया कार्य W/Q, ऐसा भी कह सकते हैं। पिछली कक्षाओं में देखो इसको ऐसा लिखे कि W इक्वल्स में कितना हो जाएगा, Q एप्सिलॉन, कह सकते हैं ऐसा भी। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते आए हैं कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, पढ़ा था आपने, आवेश गुणा विभवांतर 10th क्लास में भी अध्ययन किया है। तो देखो बात हो कि वो ये आवेश गुणा विभवांतर, आवेश और ये क्या है, विभवांतर, बंद में हो चाहे चालू में हो, इसको ऐसा ही लिखते थे अपन W इक्वल्स में QV, यानी कहने का मतलब V एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन V है, कह सकते हैं ऐसा भी। केवल दोनों में फर्क है तो वो परिपथ का है, एक के लिए बंद और एक के लिए खुला परिपथ होगा। ठीक है, तो ये तो थी साधारण सी बात विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी, दोनों के लिए आता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर स्थापित कीजिए। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन दे दोगे, डेफिनेशन दोगे तो दोनों में अंतर डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है यहां से, जो अपन ने तीनों डेफिनेशन पढ़ी हैं उन तीनों में एक संबंध बनता है, वो संबंध कितना होगा, संबंध किन किन में है, टर्मिनल आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन और टर्मिनल वोल्टता V में संबंध। ठीक है, R एप्सिलॉन और V में संबंध। देखो इजी से वे में बताऊंगा मैं आपको कि R V और एप्सिलॉन में संबंध क्या होगा। देखो अभी अपने डेफिनेशन लिखी थी कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, यानी सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर लगवाने में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा या फिर सेल द्वारा किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, एप्सिलॉन। विद्युत वाहक बल से इंडिकेट किया था उसे। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि एक परिपथ है अपने पास, जैसे मान लो ये परिपथ अपने पास है, ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध अपन मान लेते हैं स्मॉल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध और ये क्या हो गया, इसका बाह्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, वो दोनों रेजिस्टेंस के कारण, इन पर भी कुछ कार्य होगा, उनके योग के बराबर ही होगा। यानी ऐसा कहते थे अपन कि वोल्ट का यानी विभवांतर है वो भी देखो दो ही पार्टों में डिवाइड होगा, दो पार्टों में होगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। और अपन ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें अपन ने इस बात की चर्चा की थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभव है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो कितना बनेगा, यानी टोटल विभव है वो दोनों के विभव के बराबर ही होता है कि नहीं। तो किया गया कार्य वो दोनों पर किए गए कार्य के योग के बराबर कह सकते हैं अपन। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि W आउट टोटल कार्य वो किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध के कारण किया गया कार्य और आंतरिक प्रतिरोध के कारण किया गया कार्य, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों पर विभव अलग अलग है। ठीक है, अब देखो ये तो टोटल सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किए गए कार्य को अभी अपन ने लिखा था W इक्वल्स में Q एप्सिलॉन, कह सकते हैं ऐसा, Q एप्सिलॉन। तो इसकी जगह तो लिख दिया अपन ने Q एप्सिलॉन।
ये आ गया बाह्य प्रतिरोध के कारण। अब देखो दोनों को कैपिटल से दर्शाया, इसको स्मॉल से दर्शाया, तो विभव भी मान लेते हैं इसके लिए कैपिटल वी और इसके लिए मान लेते हैं स्मॉल वी, ठीक है ना। ये दोनों का विभव हो गया, तो कितना हो जाएगा देखो, इसके द्वारा कितना बनेगा, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं W बराबर QV, ठीक है, क्योंकि इसके लिए विभव इतना है और इसके लिए एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन में दर्शा दिया अपन ने टोटल को, और ये कितना हो जाएगा QV, ठीक है। और इनके लिए कितना हो जाएगा स्मॉल वी अपने पास, तो स्मॉल में वी, ठीक है। अब देखो Q एप्सिलॉन इक्वल्स में Q कॉमन हो जाएगा, V प्लस स्मॉल वी, ठीक है। Q से Q कैंसिल, यानी एप्सिलॉन इक्वल्स में क्या बना अपने पास V प्लस स्मॉल वी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एप्सिलॉन इक्वल्स में V प्लस स्मॉल वी आ गया। आपने ओम का नियम पढ़ा था, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स में IR, ये कहते हैं V इक्वल्स में IR। ये तो कैपिटल है, कैपिटल प्रतिरोध के कारण हो गए। स्मॉल की बात करें तो स्मॉल V इक्वल्स में I और स्मॉल R हो जाएगा, ठीक है। तो मान पुटअप कर सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए विभव का मान है वो कितना होगा, तो V की जगह रख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर कैपिटल V प्लस इसकी जगह IR, ठीक है। ये हो जाएगा, इनमें एक संबंध हो जाएगा R एप्सिलॉन V और R में, ठीक है। V टर्मिनल वोल्टेज है और R आंतरिक प्रतिरोध है। अब आप कहोगे कि सर इसकी जगह भी V की जगह भी अपन IR रख सकते हैं, V अपने को चाहिए क्योंकि बाह्य प्रतिरोध के कारण टर्मिनल वोल्टा बन रही है, उस टर्मिनल वोल्टा का मान तो अपने को चाहिए, तो इसमें तो संबंध निकालना था, तो अपन ये मान पुट अप नहीं किया। कर सकते हैं अपन पुट, देखो आगे जैसे मान लो इसके बाद अपन बात करें कि बाह्य प्रतिरोध है, उसके कारण कितना बनेगा V इक्वल्स IR, तो ये मान भी पुट करो, तो एप्सिलॉन इक्वल्स में IR प्लस I स्मॉल r, ये बनेगा। देखो एप्सिलॉन इक्वल्स में I कॉमन आ गया, R प्लस R, ये बनेगा। I का मान यहां से निकाल सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन में R प्लस R बन जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में R प्लस R। यानी कहने का मतलब है यहां से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, और ये रिलेशन आपको डायरेक्टली पूछता है कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये दोनों वैल्यू, आपको ये कहेगा कि जैसे मान लो आपके सिलेबस में एक न्यूमेरिकल है कि कोई कार की शीशा संचायक बैटरी है, ठीक है, उसके लिए आपको एप्सिलॉन, उसके लिए विद्युत वाहक बल दे रखा आपको 12 वोल्ट, कि उसका विद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट है, और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना दे रखा आपको 0.4 एम्पियर, सॉरी 0.4 ओम, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4 ओम है। तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। फंस गए अपन क्वेश्चन में कि उस परिपथ में प्रवाहित धारा अपने से पूछ ली। अब आप सोचते रहोगे कि इसमें कैपिटल आर का मान तो नहीं दिया, क्या करें अपन, तो कैपिटल आर यदि दोनों में से कोई मान नहीं दे रखा तो उसको आप क्या मान लो, नगण्य मान के छोड़ सकते हो। देखो जैसे ये क्वेश्चन करने को तो हो जाएगा सीधे सीधे भी, अपन ऐसा कह सकते हैं V बराबर IR, इसे कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे यदि कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध दे रखा होता और विद्युत वाहक बल नाम नहीं दिया होता, आपको V का मान देता, तब तो अपन सीधा सीधा लिख सकते थे। बात वो कि वो ये है, ठीक है, केवल यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध। अब अपने को आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है तो उस फॉर्मूले में हम आंतरिक प्रतिरोध लिखने को लिख सकते हैं, उससे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, आंसर भी अपना आएगा, लेकिन एक्चुअल देखें भी तो वो कौन सा है, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो I इक्वल्स में देखो कितनी बनेगी वैल्यू, I इक्वल्स में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपको दे रखा है 12 अपॉन में कैपिटल R है वो नहीं दे रखा तो उसको कितना मान लिया अपन 0, प्लस में स्मॉल r कितना है 0.4 है, ठीक है। तो कितना बनेगा देखो I इक्वल्स में कितना हो जाएगा 30 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। I दोनों मान दे दें आपको तो इस वे में कर सकते हो आप, विद्युत धारा का मान पूछ ले, एप्सिलॉन का मान भी पूछ ले, विद्युत धारा का मान देके, या कोई प्रतिरोध का, दोनों में से प्रतिरोध का मान भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। दो अच्छी बातें होगी अपने पास,
यानी कहने का मतलब ये कि 3 क्वेश्चन अपने अच्छे बन गए। एक तो एप्सिलॉन वी और आर में संबंध बन गया, एक बन गया अपने पास विद्युत धारा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया, और एक विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर, दोनों की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद यदि छोटी सी बात है कि अपने पास 2 कंडीशन बन सकती है। एक तो सेल का आवेशन, कि सेल आवेशित हो रहा है, एक होता है निरावेशन। देखो साधारण परिपथ में अपन यदि सेल लगा दिया और उससे आउटपुट अपन प्राप्त कर रहे हैं, तब तो क्या हो गया, वो निरावेशन होगा यानी डिस होगा, पता ही आपको। और यदि उसको चार्ज किया जाए वापस, तो चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज करने के लिए देखो करना कुछ भी नहीं होता है, केवल उसका परिपथ है यानी धारा की दिशा वो बदली जाती है। ठीक है, धारा यदि अब सेल के अंदर है, करंट है, वो कौन सी डायरेक्शन में प्रवाहित होता है, प्लस से माइनस, यही होगा। इस परिपथ में ऐसे जाएगी धारा। अब यदि धारा की डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए कि प्लस से इंटर हो, तब ये क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में डिस्चार्ज, ठीक है, धारा की डायरेक्शन सही होगी तो डिस होना शुरू होगा। अब यदि ये दोनों कंडीशन हो अपने पास किसी परिपथ में, तो उनके लिए देखो रिलेशन कितना बनता है, और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल है उनमें फर्क क्या पड़ता है वो देखते हैं। देखो जैसे मान लो कोई भी ये बैटरी मान लिया अपन ने, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल, ठीक है, प्लस माइनस। अब यदि इसमें ऐसा कहते हैं कि धारा की डायरेक्शन ये, बताओ देखिए चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है, यानी इसका आवेशन हो रहा है कि निरावेशन हो रहा है। दूसरा परिपथ और बना देते हैं, बताओ देखिए इसमें देखो ये तो बनेगा कौन सा, डिस्चार्ज सॉरी आवेशन की, ये तो क्या होगा आवेशित होगा, और ये क्या होगा निरावेशन की अवस्था बनेगी। ठीक है, आवेशन और निरावेशन। अब देखो ये दोनों बातें अपन ने लिखी क्यों, अपने पास रिलेशन है एप्सिलॉन इक्वल्स में V प्लस आई आर, यही अपने पास V प्लस आई आर। देखो दोनों में रिलेशन निकालते हैं कि एप्सिलॉन और V में यदि ऐसी अवस्थाएं अपने पास आते हैं तो दोनों में फर्क क्या पड़ता है उस चीज को देखते हैं। देखो इस अवस्था में तो क्या बनेगा, धारा अपनी सही वे में है कि नहीं, तो सही वे में है, इसका मतलब फॉर्मूला ये क्या बनेगा, तो ऐसा कह सकते हैं देखो एप्सिलॉन बराबर V, एप्सिलॉन का मान है वो V के मान में कुछ और ऐड करें तब एप्सिलॉन बनता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि एप्सिलॉन ज्यादा होगा किससे, V से, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन V। ठीक है, दूसरी अवस्था देखो एप्सिलॉन इक्वल्स में V। अब देखो धारा एक्चुअल में प्रवाहित होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, लेकिन धारा की डायरेक्शन क्या बन रही है उल्टी, और उल्टी डायरेक्शन बन रही है धारा की, विपरीत डायरेक्शन को दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे, केवल साइन ही चेंज करेंगे दूसरी दिशा में, तो कितना हो जाएगा माइनस है, और साथ में कितना है आई आर। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन का मान है वो V के मान में से कुछ कम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये होगा कि एप्सिलॉन इज लेस देन V, बन जाएगा कि V से कम ही मान होगा इसका, कि इतना मान तो घटेगा V में से, तब एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो इसके लिए अवस्था कौन सी बन जाएगी, विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल वोल्टता से क्या होगा, कम होगा, और इस अवस्था में विद्युत वाहक बल वो टर्मिनल वोल्टता से ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करें, देखो सेल में अपन चल रहे हैं, बैटरी की अपन बात कर रहे हैं, और इससे पहले अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन अपन ने पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं सेलों के संयोजन के बारे में, कि अपने पास 2 सेल आ जाए 3 सेल आ जाए तो उनको संयोजित कैसे करेंगे। ठीक है, और संयोजन के लिए प्रतिरोधों के टाइम में बात तो आपको बताई थी कि संयोजन है वो 2 ही प्रकार से हो सकता है, या तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। ठीक है, तो देखो सेलों के लिए अपन बात करें, सेलों का संयोजन, और इसमें पहला पॉइंट अपने पास है श्रेणी क्रम से। इस चैप्टर से अपने क्वेश्चन बन के आते हैं, वो लगभग इन्हीं मीटर में से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, या तो कुछ डेफिनेशन पूछता है इस चैप्टर से, या फिर ये दोनों श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन है, इनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है।
ठीक है, या फिर अभी 2-3 की बातें और बताई थी आपको, उनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो श्रेणीक्रम संयोजन है। श्रेणीक्रम के लिए इससे प्रतिरोध पढ़े थे, उस टाइम आपने पढ़ा भी था कि श्रेणीक्रम में किस प्रकार जुड़ते हैं, एक दूसरे से एक रेखा के रूप में, लाइन के रूप में, कि ये पहले का सेकंड टर्मिनल है वो दूसरे के फर्स्ट टर्मिनल के साथ में जुड़े, तो वो क्रम कौन सा कहलाता है, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो देखो सेलों को संयोजित करते हैं, जैसे मान लो ये 2 सेल अपन ने संयोजित कर दिए, इसका विद्युत भागफल मान लेते हैं कितना, ε1, इसका विद्युत भागफल मान लेते हैं कितना, ε2, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं अपन R1 और इसके लिए मान लेते हैं R2। ठीक है, टर्मिनलों को भी नाम दे दें, ये जैसे मान लो A हो गया, ये B और ये कौन सा हो गया, C हो गया। ठीक है, अब एक इसके तुल्य परिपथ और बनाए अपन, तो इसका इक्विवेलेंट परिपथ बना दें। इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, A से C, यही है, और कितना, इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसका तुल्य परिपथ अपन ने बना दिया। अब देखो पहले सेल की बात करें, प्रथम सेल के लिए देखो क्या हो जाएगा, प्रथम सेल के लिए रिलेशन अभी आप पढ़ गए हो, एप्सिलॉन इक्वल्स में कितना था, V प्लस IR, यही था V प्लस IR। तो पहले सेल के लिए लिखे अपन तो कितना बनेगा, देखो ε1 इक्वल से V प्लस IR कर सकते हैं। V देखो विभव है, विभव भी इसके लिए कौन सा लिखें, यानी इतने की बात करें अपन A से B तक, तो इसके लिए विभव लिखते हैं AB, VAB, यानी A से B टर्मिनल तक का विभव है, प्लस में IR1। ठीक है, ये तो हो गई एक बात अपनी। देखो VAB विभव और विभवांतर की अपन बात करें तो दोनों में फर्क कितना सा है, विभव और विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या, दो टर्मिनल के मध्य का विभवांतर, अंतर ही तो है, दोनों टर्मिनल पे विभव, मान लो इस पे विभव है, इस पे विभव है, और दोनों का अंतर क्या हो गया, विभवांतर हो जाएगा। यानी ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो VAB को VA माइनस VB, यानी A टर्मिनल का विभव और B टर्मिनल का विभव, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ε1 इक्वल्स में VA माइनस VB और प्लस कितना है IR1। ठीक है, इसको दे दिया अपन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही लिखे द्वितीय सेल के लिए, तो द्वितीय सेल के लिए कितना बनेगा, देखो ε2 इक्वल्स में कितना आ जाएगा, VBC हो जाएगा, VBC और प्लस में कितना है IR2 बन जाएगा। ठीक है, यानी ε2 इक्वल्स में VB माइनस VC प्लस IR2। ठीक है, इक्वेशन 2। समीकरण दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को ऐड करो। देखो इधर तो कितना बनेगा, ε1 प्लस ε2, ε1 प्लस ε2 इक्वल्स में इधर क्या बनेगा, देखो VA माइनस VB, ठीक है, और प्लस में VB माइनस VC, और साथ में कितना है IR1 और प्लस IR2, ये बनेगा। देखो कैंसिल होते कैंसिल कर दो, VB कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा ε1 प्लस ε2 इक्वल्स में कितना आ जाएगा मान, VA माइनस VC और प्लस I कॉमन आ जाएगा, कितना बनेगा R1 प्लस R2 बन जाएगा। अब देखो समीकरण नाम देते हैं इसको 3। अब अपन चलते हैं इक्विवेलेंट परिपथ में। इक्विवेलेंट परिपथ में जाए तो देखो इसके लिए कितना बनेगा, ऐसा लिख दें, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से देखो, तुल्य परिपथ से कितना मान बनेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स में कितना आ जाएगा, V कहां से कहां तक, A से C प्लस में IR इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये भी देखो VA माइनस VC है, इसको भी VAC लिख सकते हैं, जैसे ही लिखा हुआ है, इसको दे देते हैं समीकरण
4। ठीक है, अब देखो दोनों में समीकरण 3 इस परिपथ के लिए बन गया, समीकरण 4 इस परिपथ के लिए बन गया। अब दोनों की तुलना कर दें, तो दोनों की तुलना करें, देखो कितना मान बनेगा। दोनों समीकरण को कंपेयर करें तो समीकरण तुलना करने पर, ठीक है, लिख सकते हो कितना हो जाएगा। देखो इधर इस पार्ट से तो कितना हो गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स में तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स में तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बनेगा ना। ठीक है, दूसरा VSC इसके बराबर है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये IR इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। I सेम है तो I को छोड़ देते हैं, R इक्विवेलेंट कौन सा बन जाएगा, R1 प्लस R2, यानी बाकी वैल्यू सेम है तो इसका गुणक में जो भी लगा है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दूसरा कितना जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स में R1 प्लस R2। ठीक है, दो बातें होंगी। देखो अपने को चाहिए क्या कि दो सेल अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो उन श्रेणी क्रम में दोनों का संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो वो तो कौन सा हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। 3 जुड़े हो तो प्लस में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 3। यानी कहने का मतलब ये भी है कि सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, यानी उसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालने तो प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, ये देखो प्रतिरोधी, ये तो अपने पहले भी किया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करें तो उसके लिए ये मान बनता है अपने पास, R इक्विवेलेंट इक्वल्स में R1 प्लस R2 बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी अपने पास दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यदि ऐसा कह दे ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस ये माइनस, ये तो देखो प्लस माइनस, माइनस किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। यदि आपको ऐसा कहते कि सेल की डायरेक्शन चेंज कर दे, सेल की डायरेक्शन चेंज कर दे, ये टर्मिनल माइनस कर दे, ये प्लस कर दे, अब अपने पास कंडीशन कौन सी हो गई कि दोनों सेलों का ऋण ध्रुव है वो आपस में संयोजित है। तो एक अच्छी बात निकल गई अपने पास, दोनों सेलों का ऋण ध्रुव आपस में संयोजित हो तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इसके लिए तुल्य विद्युत वाहक बल कितना बनेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। या तो ये बनेगा या फिर कौन सा बन जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। अब देखो समस्या ये भी आ गई कि दोनों अवस्था कैसे लिख सकते हैं अपन, दोनों अवस्था लिखेंगे कब, जब यदि आपको कंडीशन दे रखी है कि इसमें तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी कि यदि एप्सिलॉन 1 ज्यादा हो किससे, एप्सिलॉन 2 से, तब तो अपन लिखेंगे ये वाला, और यदि एप्सिलॉन 2 ज्यादा हो एप्सिलॉन 1 से तब लिखेंगे ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी और श्रेणी क्रम संयोजन का भी। ठीक है, बाकी समांतर क्रम संयोजन है वो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।